हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और मेहनत करते होंगे। और मेहनत भी करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम अब जो है कि धीरे-धीरे आ रही है, ठीक है? आइए हमने इकोनॉमिक चैप्टर का 4th चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 लेके आए थे, उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है। आप जो है कि उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है? और बाकी इस वीडियो को भी आप देखिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है द सिटी प्लेस को ज़रूर जो है कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ज़रूर इस चैनल को भेजें, क्योंकि जिसके पास ये वीडियो नहीं रहेगा, जो बच्चे मैट्रिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आसानी से उसको आसानी से कंटेंट मिल जाएगा और वो आसानी से पढ़ सकेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है कि यही यहीं से पूछता है सारा क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बच्चे, अब सभी को हम आराम से आसान आसान भाषा में समझेंगे और इसको बारी बारी से समझेंगे, ठीक है? आइए हम समझते हैं। इससे पहले जो वीडियो लेके आए थे, समझे, तो उसमें से कुछ कंटेंट रह गया था, फिर हमने दोबारा कंटेंट लेके आए हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि क्या है ना। ये दिया हुआ है, ये है कि संस्थागत के वित्तीय स्रोत इसके निम्न स्रोत है या रूप है। हाँ जी, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि वित्तीय संस्था क्या होती है, वित्तीय होती क्या है, जो आप लोग को बताए थे। वित्तीय मन से होता है बैंक, और बैंक कई तरह से कार्य करती है। और बैंक जो है कि ऋण के अलावा और रुपये पैसे के अलावा और बाकी सब सामान नहीं देती है, जैसे सोना चांदी वगैरह सब नहीं देती है ना। सामान आपको नहीं देगा, लेकिन वो आपको 24 आवर क्या देंगे, रुपया देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं, ठीक है। तो वित्तीय संस्था कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसको हम बारी बारी से है ना समझेंगे। इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है सहकारी बैंक, यानी वित्तीय संस्था के जो है, ये जो वित्तीय संस्थागत वित्तीय स्रोत जो इसके निम्न स्रोत है, वो कौन कौन स्रोत है, वो कौन कौन स्रोत है जो इस प्रकार दिया हुआ है, जो इस प्रकार क्या है दिया हुआ। पहला है आपका, है ना, पहला क्या है सहकारी बैंक। पहला क्या है, पहला क्या है सहकारी बैंक है ना। पहला क्या है सहकारी बैंक। दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां। तीसरा में है भूमि विकास बैंक है ना। चौथा में क्या है आपका व्यापारिक बैंक है। उसके बाद क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। उसके बाद क्या है नाबार्ड एवं अन्य। इन सभी पॉइंट को हम आसानी से अलग अलग करके बारी बारी से हम समझेंगे। ये होता है क्या, सहकारी बैंक क्या होता है, प्राथमिक सहकारी बैंक समितियां क्या होती है, भूमि विकास बैंक क्या है ना, व्यापारिक बैंक क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, नाबार्ड क्या है। हमारे सहकारी बैंक जो है कि वो किसके लिए कार्य करते हैं, है ना, वो कैसे जो है कि ऋण प्रदान करते हैं, वो किसके लिए अच्छे हैं। इन सभी पॉइंट को हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो है कि पॉइंट को हम समझेंगे। आइए बच्चों, है ना, इसको हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सहकारी बैंक क्या है। सहकारी बैंक क्या है, जैसे है नंबर 1 में सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक है ना, सहकारी बैंक है। इसके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, है ना, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। और राज्य में, है ना, यानी 25 केंद्र जो है कि सहकारी बैंक जो जिला स्तर पर और तथा राज्य स्तर पर कार्य कर रही है, करते हुआ ये जो सहकारी बैंक है वह जो है कि बिहार में कितने स्थान पर काम कर रही है, वो कैसे काम कर रही है, वो कैसे जो है कि किसानों को ऋण दे रही है ना। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। वही कह रहा है कि इसके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, कौन सा कालीन देगा, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, 3 तरह का ऋण देगा। कितना तरह का ऋण देगा, 3 तरह का ऋण देगा। पहला आपका है अल्पकालीन, दूसरा क्या है मध्यकालीन, तीसरा क्या है दीर्घकालीन। इन सभी 3 प्रकार के जो ऋण देगी, वो उपलब्ध जो कराएगी, समझे, वो कराएगी वो किसके लिए, किसानों को भलाई के लिए, किसानों को भलाई के लिए। और ये सरकारी बैंक जो है कि, है ना, वो बिहार में जो है कि अकेले जो राज्य में जो है कि 25 केंद्र के रूप में काम कर रही है, 25 केंद्र के रूप में काम कर रही है। और ये राज्य के साथ साथ जिला स्तर पर भी काम कर रही है। जिला के स्तर के साथ साथ क्या करिए, वो कई प्रकार के हर एक राज्य स्तर पर क्या करिए कार्य
कर रही है। बिहार के अलावा अदर राज्यों में भी क्या कर रही है, कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम है सहकारी बैंक। जिसका नाम क्या है, सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या, तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि राज्य में जो ये कितने केंद्र सरकारी बैंक है, तो आपका आंसर में हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा, 25। अब कहेगा सरकारी बैंक कितने तरह का ऋण दे सकता है। पहला में आपका हो जाएगा अल्पकालीन, है ना, दूसरा में है ना मध्यकालीन, तीसरा क्या है, दीर्घकालीन। तो इससे ये पता चलता है कि सरकारी बैंक जो है कि वह 3 तरह का जो है कि क्या करेगा, ऋण देगा। पहला है अल्पकालीन, है ना, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। ऑब्जेक्टिव में इसको हम आसानी से बना सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। आइए अब दूसरा पॉइंट में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा में है प्राथमिक सहकारी समितियां। दूसरा में क्या है, प्राथमिक सहकारी समितियां, है ना। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी काम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण करते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना जब लाई गई थी, उसमें कहा गया था कि प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में, है ना, 6,882 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति कार्यरत है। किसके अनुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कहा गया कि बिहार में जो है कि 6,882 प्राथमिक सहकारी कृषि सहायक समितियां कार्यरत यानी कार्य कर रहे हैं। किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो प्राथमिक सहकारी समितियों के अनुसार कर रही है। तो ये जो है कि किसानों को किसी लिए किस तरह का ऋण प्रदान करेगा, वो कृषि क्षेत्र के लिए। किसके क्षेत्र में करेगा, कृषि क्षेत्र में जो है कि वो अल्पकालीन के रूप में वो ऋणों की ऋण देती है। क्या करती है, ऋण देती है। जो प्राथमिक सहकारी समितियां जो है कि वह किसानों को कृषि करने के लिए अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता को पूर्ति के लिए क्या जाती है, यानी ऋण देती है। किसके रूप में, कृषि के रूप में दी जाएगी, बाकी अदर काम के लिए नहीं जाएगी। और दूसरी बात इसमें कहा गया है ना, अथवा इस गांव मतलब क्या है कि गांव में इस काम से कम, इसको मतलब चलाने के लिए कम से कम जो 10 व्यक्ति मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें कितने व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम 10 व्यक्ति काम कर सकते हैं। और ये एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। आइए अब दूसरा पॉइंट तो पढ़ ले, प्राथमिक सहकारी समितियां आई समझ में, आई समझ में। तो ये समितियां जो है किसके लिए है, वो कृषि के लिए। किसके लिए है, कृषि के लिए, ठीक है। और ये अल्पकालीन ऋण आवश्यकता की पूर्ति करती है, ठीक है। और ये जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, ये किस योजना के तहत लाई गई, 10वीं पंच योजना के तहत जो है कि इसको प्रारंभिक के रूप में अनुसार मान्यता दी गई। और कहा गया है ये बिहार में 6,882 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति कार्य कर रहे हैं। ये योजना जो 10वीं पंच योजना जो लाई गई, समझे, उसके अनुसार जो है कि इसको इतना प्राप्त, इसका जो है कि मुख्य प्रमुख जो कार्य है वो इस प्रकार है, 6,882। आइए आप दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधन बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। भूमि विकास बैंक कहा जाता है। कने करते हुआ जो भूमि विकास बैंक है, ये भूमि से ही पढ़ रहा है, भूमि विकास बैंक। तो राज्य में किसानों को कौन सा दीर्घकालीन ऋण करेगा, दीर्घकालीन क्या करेगा, प्रदान करेगा। दीर्घकालीन प्रदान करेगा, वो किसके लिए, है ना। और ये कौन करेगा, भूमि बंधन। भूमि बंधन एक बैंक है ना, उसमें खाता खोला जाता है। खाता खोल करके जो कि राज्य के किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जिसे अब नाम बदल के क्या रखा, भूमि विकास बैंक रखा गया। क्या रखा गया, भूमि विकास बैंक रखा गया, ठीक है। जो भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। इसमें कौन कौन आएंगे, है ना, ट्रैक्टर, पावर टेलर और पाइपिंग सेट और मकान बनाने आदि, है ना, आदि, है ना, दोनों की भुगतान के लिए होता है। यानी ये सभी, ये जो ऋण जो प्रदान करेगा वो खास करके जो क्या लिखा हुआ है ना, बंधन बैंक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है ना। इसमें कौन कौन करेगा, वो ट्रैक्टर के रूप में, है ना, पावर टिलर के रूप में और पाइपिंग सेट आदि
को जो है कि आदि के रूप में वो हेल्प करता है। कौन करता है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। क्या बच्चे इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? तो दिमाग लगे, क्या इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है? क्योंकि बिहार बोर्ड जो है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, यहीं से, यही कंटेंट से न बनाएगा। तो इसको अच्छा से देखिए, इस वीडियो को अच्छा से देखिए और पढ़ने के साथ साथ इसको नोट बनाने के साथ साथ इसको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें जितना पढ़िएगा और जितना ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है ना? इसका भूमि बैंक, भूमि बंधन बैंक कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, है ना? भूमि विकास बैंक वह जो है किस तरह का जो है कि ऋण प्रदान करती है? वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। किसका? दीर्घकालीन, है ना, ऋण प्रदान करती है। भूमि विकास बैंक वो किसको ऋण करेगा, मतलब जो है कि लोन देगा, ऋण देगा, ये किसानों को देगा। किसको देगा? किसानों को देगा। क्या बच्चों धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव बनाना कितना आसान भाषा में आप समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है ना? इसको, इस वीडियो को जो है कि बार बार देखिएगा, इसको आसान से जो है कि 4-5 मिनट आराम से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कहा गया है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? वो आएगा ट्रैक्टर पावर आ जाएगा, टिलर आ जाएगा, पाइपिंग आ जाएगा, सेट, है ना, पाइपिंग सेट आ जाएंगे, है ना, मकान बनाने आदि के लिए जो भुगतान के लिए क्या जाता है, ऋण जो देगा वो इस प्रकार देगा। क्या बच्चों इसमें कितना ऑब्जेक्टिव बना? इसी तरह जो है कि आपको पढ़िए, इस वीडियो को जो है कि बार बार देखिए और इसको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही बनाइएगा तो, क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसा है कि 100 ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें से 50 आपको अनिवार्य रूप से लाना है, अनिवार्य रूप से क्या करना है? लाना है। आइए अब दूसरा आने वाले पॉइंट में, चौथा पॉइंट है व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक, ये बैंक के बारे में हम जानेंगे ये होता क्या है, किस लिए होता है। व्यवसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण, है ना, इसको बोलते हैं ऋण, इसको क्या बोलेंगे? ऋण, है ना। इसको ऋण प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? कौन सा? ऋण प्रदान करने के लिए, ठीक है। ऋण प्रदान करने के लिए होता है। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं का विस्तार हुआ है तथा सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद हुआ। 1969 के बाद हुआ। हम किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं? व्यवसायिक बैंक है। किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं? व्यवसायिक बैंक की बात कर रहे हैं। ये बैंक किस लिए है, क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे व्यवसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण देता। वो किसके बाद? थोड़ा मात्रा में नहीं, थोड़ा मात्रा में नहीं, बल्कि अधिक मात्रा में क्या करेगा? किसानों को ऋण देगा, है ना। वो किसके लिए देगा? वो खास करके बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं की विस्तार हुआ है तथा ये सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद हो गया। मतलब कहने का व्यवसाय बैंक जो है कि ऐसी बैंक है जो किसानों को बड़े पैमाने पर ऋण देती है और कहता है कि आप बड़े पैमाने में ऋण लीजिए और अधिक से अधिक कृषि कीजिए और उससे अधिक पैदावार कीजिए, ठीक है। और हमें जब आप अधिक से अधिक पैदावार करेंगे तो हमें हमारे बैंक को भी क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो इसकी संख्या जो है कि बिहार में बैंकों की संख्या क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। शाखाओं की संख्या यानी ब्रांचों की संख्या विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार हुआ। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ? सामाजिक नियंत्रण के लिए इसके नीति लाई गई 1968 में लाई गई तथा फिर इसको बाद में संशोधन करके ये राष्ट्रीयकरण बना दिया। क्या बना दिया? राष्ट्रीयकरण बना दिया। कब बनाया गया? 1969 में, 1969 में बना दिया गया। बात समझ आई? क्या है बच्चों? व्यवसायिक बैंक समझ में आएगी ना। तो व्यवसायिक बैंक किसानों को किस प्रकार ऋण देती है? बड़े पैमाने पर। ऑब्जेक्टिव बनाइए इसको, है ना। व्यवसायिक बैंक किसानों को किस प्रकार ऋण देती है? अधिक मात्रा में। कौन सा? अधिक मात्रा में जो है कि ऋण प्रदान करती है। खास करके ये नीति कब लाया गया? 1968 में, 1968 में। आइए आप नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बैंक, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 में स्थापित किया गया है। और बिहार राज्य में भी एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक उसी वर्ष, है ना, स्थापित किया गया जो देश में 1996 बैंक कार्यरत है। कितना बैंक? 1996 बैंक कार्यरत है। मतलब कहने के अर्थ हुआ क्षेत्र ग्रामीण बैंक सीमांत छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए यह बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देश में 1975 में स्थापित किया गया। कब किया गया?
1975 में स्थापित किया गया है। बात समझ आई। बिहार राज्य में भी एक ग्रामीण क्षेत्र बैंक है, उसी वर्ष शुरू हुआ। कब कब हुआ? 1900 है ना 75 में। कब हुआ? 1975 में। और अभी बिहार में खास करके 196 बैंक कार्यरत कर रहे हैं। अकेले बिहार में जो है कि व्यवसाय क्षेत्र ग्रामीण बैंक जो है कितना ब्रांचेस है? अभी 196 बैंक अभी कार्यरत चल रही है। किसके लिए चल रही है? वो सिर्फ किसानों के लिए, यानी छोटे किसानों के, छोटे मोटे व्यापार करने के लिए, उस सभी को जो है कि ऋण देने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करते हैं। यहाँ लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ, सीमांत छोटे किसानों के लिए और कारीगरों के लिए, जो बेचारा बड़े काम नहीं कर सकते, बड़े उद्योगपति नहीं चला सकते, वो बड़े कारखाना नहीं चला सकते, तो उसके लिए क्या करेगा ग्रामीण बैंक? हेल्प करेगा, मदद करेगा। आइए हम आपको मदद करते हैं कि आप भी आगे बढ़िए और हमें भी सहयोग करें। इसलिए जो है कि इस प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे मोटे कारीगरों को, छोटे मोटे किसानों को छोटे मोटे रूप में जो है कि ऋण देकर के उसे आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं, आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं। क्या बच्चों स्वयं आगे ना? तो इस प्रकार जो है कि बैंक हमारे बिहार राज्य में 196 जो है कि बैंक कार्यरत है। 196 क्या है? बैंक कार्यरत है। ये कैसा लगा वीडियो, है ना? अच्छा लगा तो जरूर जो है कि इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। मेरा द स्टडी प्लेस को यूट्यूब चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? और अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को जरूर भेजें, क्योंकि ये बात उसके अगर नहीं पहुंच पा रही है तो इस माध्यम से आसानी से पहुंच सकती है और उसके मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत बहुत लाभदायक होंगे। आइए आप दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है? नाबार्ड। और लास्ट पॉइंट है नाबार्ड। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, है ना, पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जो पुनः किसानों को, है ना, यह सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्य में नाबार्ड ने 1998-99 से 2000 और 2001 के बीच कुल, है ना, 539.27 करोड़ रुपया का, है ना, वित्त सहायता प्रदान की गई है। इसका नाम है नाबार्ड। इसका नाम क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों के लिए है। क्या है? और साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली एक संस्था है। समझ आई? इसको हम बोलते हैं शिखर संस्था है, ठीक है? ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही कार्य करने के लिए काम करती है और सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त सुविधा प्रदान करती है, वित्त सुविधा प्रदान करती है, ठीक है? तो इस प्रकार जो है कि बैंक हमारे नाबार्ड जिसका नाम है वह ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करेगा और ग्रामीण बैंक आदि के रूप में भी कार्य करेगा, ठीक है? और ये जो है कि इसकी स्थापना लगभग जो है कि बिहार में 1998 से 1999 से लेकर के 2000 से 2001 के बीच हुआ और इसमें जो खर्च किया गया 539.27 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है। कौन? अकेले नाबार्ड। अकेले नाबार्ड। आइए आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका है व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। क्या बच्चों ये जो आप जो पढ़े, इसके पहले जो पढ़े ये सभी समझ में आ गया ना, है ना? इसको जो है कि बार बार से देखिए, है ना, और अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजिए, जिसका नाम है ना, संस्थागत वित्तीय स्रोत। इसके के निम्न स्रोत हैं, वो स्रोत इस प्रकार जो आपको पता है ना, सरकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, और क्या है, भूमि विकास बैंक, व्यापारी बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक और नाबार्ड और अन्य, है ना, ये चीज बताया आपको। और सभी का अलग अलग जो है कि पॉइंट दिया हुआ, इसको आसानी से आप ऑब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं और इसको जो है कि पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी आसान भाषा में दिया हुआ है। और तीसरा पढ़े प्राथमिक सहकारी समितियां, है ना। इसके बाद तीसरा में है भूमि विकास बैंक, है ना। भूमि विकास बैंक के बारे में समझ में आ गया कि ये जो है कि किसानों को, है ना, कितने तरह का ऋण प्रदान करेगा, दीर्घकालीन के रूप में प्रदान करती है, हम समझे। उसके बाद तीसरा है व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक है, समझे। व्यवसायिक बैंक ऐसी बैंक होती है जो किसानों को, है ना, ऋण प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में जो है किसानों को क्या करेगा, ऋण प्रदान करने का कार्य करेगा। उसके बाद है पांचवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण ऐसी बैंक होती है जो छोटे किसानों और कारीगरों के लिए बहुत ही उपयोग है। वह चाहता है कि छोटे स्तर के लोग बड़े हो जाए, वो किसके लिए, छोटे रूप में जो कि उसको ऋण प्रदान करती है। और ये 196 बैंक कार्यरत अभी कार्य कर रही है ना। उसके बाद है लास्ट में है नाबार्ड।
राष्ट्र में क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए प्रविधि प्रदान करने वाली एक संस्था है। क्या है, एक संस्था है। ठीक है, ये 6 का 6 पॉइंट बच्चों पढ़ लिए है ना। इसको जो है कि नोट बनाइएगा, इसको नोट बनाइएगा। आइए आप इस पॉइंट को समझें कि व्यवसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ व्यवसाय जो बैंक होता है वो कितने प्रकार से अपने अकाउंट में यानी अपने बैंक में अपने जो है कि कैसे वो जमा लेता है, पैसा कैसे जमा लेता है, वो किसके रूप में लेगा, अस्थायी जमा है ना, चालू जमा है ना, संचय जमा और आवर्ती जमा। ये संचय हो गया, एक्चुअली में ये संचय है। क्या ये, संचय जमा, इसको क्या बोलेंगे, संचय जमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संचय जमा। आइए अब इस सभी पॉइंट को हम आसानी से समझेंगे, आसानी से समझेंगे। अस्थायी जमा क्या होता है, चालू जमा क्या होता है, संचय जमा क्या होता है और आवर्ती जमा क्या होता है। ठीक है, पहला है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार। मतलब करने का अर्थ व्यवसाय बैंक जो है किस प्रकार जो है कि कितने प्रकार है, वह है अभी याचित एवं अल्पकालीन ऋण, दूसरा है नगद साख, तीसरा है अधिविकर्ष और चौथा है विनिमय बिलों को भुनाना और पांचवा में है ऋण एवं अग्रिम, ऋण एवं अग्रिम, ऋण एवं अग्रिम। मतलब कहने का था व्यवसायिक बैंक जो है वो 4 प्रकार जो कार्य करेंगे है ना, वो क्या किसके कार्य, अस्थायी रूप में, चालू जमा में, संचय जमा में और आवर्ती जमा में। उसी का है ना दूसरा में कहा गया है व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार, वो कौन कौन हो जाएगा है ना, अभी याचित एवं अल्पकालीन ऋण हो जाएगा, नगद साख हो जाएगा, अधिविकर्षण हो जाएगा और उसके बाद क्या, विनिमय बिलों को भुनाना, उसके बाद ऋण एवं अग्रिम, ऋण एवं अग्रिम, ऋण अग्रिम। आइए आप पढ़ते हैं कि पहला क्या होता है कि अस्थायी जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, अस्थायी जमा खाते में रुपया एवं निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के अंदर है ना साधारण यह रकम नहीं निकाली जा सकती है। इस प्रकार के जमा को है ना सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देता है ना। इसको बोलते हैं अस्थायी जमा। क्या बोलेंगे इसको, अस्थायी जमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अस्थायी जमा बोलेंगे। ठीक है, यानी फिक्स डिपॉजिट हो गया। ये आप मतलब ऐसी चीज है, ये पैसे को आप अपने अकाउंट में रख दिए 1 साल के लिए या 6 महीने के या 2 साल के लिए, जब आप उसमें 5 लाख रुपए रखिएगा अकाउंट में, समझे, इसके अनुसार, तो वो आप 5 साल के लिए रखिए या 1 साल के लिए 5 लाख रुपए रख दिए, तो उस अकाउंट से जो है कि आपको रुपया नहीं निकलना है, रुपया बिल्कुल भी नहीं निकलना है। जब आप नहीं निकालिएगा तो उसके बदले में बैंक आपको है ना क्या देगी, अधिक मात्रा में क्या देगा, क्या देगा आपको पता है, क्या देगा, क्या देगा, ब्याज देगा। क्या देगा, ब्याज देगा। क्यों देगा, क्यों दिया जाएगा ब्याज, क्योंकि आपने उसमें 5 लाख रुपए रखा है अकाउंट में, वो 5 लाख रुपए बैंक वो दूसरे कार्य में लगा दिया, समझे, तो जिसकी वजह से उसको वो बैंक सोचता है कि ये व्यक्ति जो है कि हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए रखी और 1 साल के लिए मैंने इसने 1 साल में अंदर के अंदर ये 5 लाख से कई लाख रुपए जो हम कमाए, तो उसका पैसा का बदला तो पैसा मिलना चाहिए, समझे। तो इसी प्रकार जो है कि क्या करती है बैंक, उस व्यक्ति को जब वह व्यक्ति 1 साल के लिए 5 लाख रुपए रखता है, तो उसके बदले में बैंक क्या करती है, उसे आकर्षक ब्याज देती है। आकर्षक क्या करती है, ब्याज देती है। तो भाई मतलब कहने का अर्थ है, अगर यही पैसा आप 5 लाख रुपए अगर आप कोई बिजनेस में लगा देते तो आप कितना रुपए कमाते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए 1 साल के लिए है ना, आप किसी बिजनेस में लगा दिए, किसी बिजनेस में लगा दिए, हो सकता है कि वो 5 लाख से डबल भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, है ना, 15 लाख भी कमा सकते हैं, समझे, 8 लाख भी कमा सकते हैं, 6 लाख भी कमा सकते हैं, तो वो कमा सकते हैं। तो वो इसलिए बैंक कहा, इसके इसी तरह जो है कि बैंक सोचा कि अगर उस व्यक्ति का पैसा मेरे पास है तो एक काम करते हैं, उसका पैसा जाए नहीं जाना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए और साथ साथ पैसे का कुछ ब्याज जो आएगा, जितना आएगा हम उसको पे करें। तो इस प्रकार जो है कि वो फायदा पहुंचाता है। लेकिन आप अगर 1 साल के लिए रख ले तो आप 1 साल के अंदर में उस पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते, सब स्पष्ट दिया हुआ है। इसलिए अस्थायी जो जमा होती है वह जमा खाते रुपये एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष के लिए आप रख लिए, तो उसके लिए जमा किया जाता है। तो इस निश्चित अवधि के अंदर आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालिएगा फिर आपको ये नहीं मिलेगा, ये ब्याज नहीं मिलेगा, यानी आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये ब्याज नहीं है, एक तरह बोलिए लाभ।
इसको एक तरह क्या बोल सकते हैं, लाभ। मतलब कहना बैंक का कहना ये हुआ, बैंक का कहना ये हुआ कि अगर अब यही 5 लाख रुपए अगर आप किसी बिजनेस में लगाते हैं आपको फायदा मिलता है, लेकिन आप 5 लाख मेरे अकाउंट में रखा, मेरे बैंक में रखा, तो आपको हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज के बदला इसको हम लाभ बोल सकते हैं, ठीक है, लाभ बोल सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ है इसका यही है। तो उसको क्या कर सकते हैं, आप निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के जमा को है ना सावधि जमा भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट, यानी टाइम अगर 1 साल के लिए रख दिए तो 1 साल के बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। जब आप रुपये पैसा निकालिएगा तो आप 5 लाख के बदला आप 6 लाख भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपको बैंक क्या करके दे के रखा, ऑलरेडी पहले ब्याज दे के रखा। तो इस प्रकार से जो है कि आप कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कैसा लगा वीडियो बाबू बच्चों? आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में क्या है कि चालू जमा। इसका दूसरा पॉइंट में क्या है, चालू जमा, करेंट डिपॉजिट। चालू जमा, खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा करते हैं, ठीक है, अथवा निकाल भी सकते हैं। इससे यानी इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। जैसे आप अभी इससे पहले जो पढ़े थे अस्थायी जमा में क्या थी, आप फिक्स कर दिए 1 साल के लिए आप जो है कि बैंक को जमा कर दिए 1 साल के लिए, आप 1 साल के अंदर में कितना भी कुछ भी हो जाए वो पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन है ना, लेकिन इसमें क्या है कि चालू जमा में क्या है कि आप अपना मर्जी से जमा कर सकते हैं और अपना मर्जी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार खास करके जो है कि लोग जितने भी ग्राहक होती है ना, जब अकाउंट खोलती है ना, तो अक्सर जो है कि वो चालू जमा यानी करेंट अकाउंट खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लेन देन करना है, वहाँ पे डिपॉजिट फिक्स नहीं करना है, डिपॉजिट फिक्स नहीं करना है। इसी वजह से अधिकांश लोग जो है कि करेंट अकाउंट खोलते हैं। किस लिए? क्योंकि लेन देन करने के लिए, चाहे वो हमेशा जितना रुपया डालने के मन और कितना रुपया निकालने में, वो आसानी से निकाल सकते हैं और फिर वह डाल सकते हैं, ठीक है। चालू जमा हो गया है ना। अब आते हैं संचय जमा। क्या बोलेंगे? संचय जमा, जिसको हम बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने वाला अधिक सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ एक ऐसी जमा राशि है जो आप अपने खाते में जो है कि जमा करने वाला जो व्यक्ति होता है, समझे, वह जमा कर सकता है, कितना भी रुपया आप जमा कर सकते हैं। लेकिन जब निकालने की बारी आएगी आपको शर्त लगा देगा कि आप इतना रुपये ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए 50,000 जमा किए तो आप उसको बैंक क्या करेगा, आपको शर्त लगाता है 50,000 में आप 20,000 ही निकाल सकते हैं, बाकी रुपया आप नहीं निकाल सकते हैं। वही चीज कह रहा है कि इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, लेकिन वह जो है कि अपना मन से फिर वह निकाल नहीं सकता। हाँ, निकाले के वह सीमित रहेगा। यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? सीमित रहेगा। मान लीजिए आप 50,000 रुपये जमा दिए, कितना हजार रुपये है ना, 50,000 रुपये क्या किए, 50,000 जमा किए ना, 50,000 जमा किए, 50,000 ठीक है, जमा किए। पैसा जब जमा किए तो उसमें से बैंक कहेगा कि आप जो है ना 30,000 ही रुपये निकाल सकते हैं, 30,000 ही रुपये आप निकाल सकते हैं, आगे रुपया नहीं निकाल सकते। तो 20,000 आपको छोड़ना पड़ेगा अकाउंट में। तो इस प्रकार इसमें शर्त है जिसका नाम क्या है, संचय जमा राशि। क्या रखा हुआ? संचय जमा है ना, सेविंग डिपॉजिट। ये बात समझ आ गया बच्चों। लेकिन ये इसमें यह है कि चेक की सुविधा दी जाती है, चेक की सुविधा दी जाती है कि आप चेक के माध्यम से इस अकाउंट से रुपया निकाल सकते हैं, है ना, कौन से रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथा है आवर्ती जमा, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारण अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 माह से लेकर 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इसी प्रकार का एक अन्य जमा संचय समाधि जमा भी कहते हैं, संचय जमा भी कहते हैं। आइए बात समझ। देखो बच्चों, आवर्ती जमा में क्या होता है, इस प्रकार के खाते में है ना व्यावसायिक बैंक साधारण अपने ग्राहकों से प्रति माह निश्चित रकम जमा करते हैं। प्रति माह करते हैं, हर महीना जो है कि वह निश्चित रूप से जमा रहती है और वह एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे मान लिया 60 माह से लेकर 72 माह तक, हर माह से लेकर 72 माह तक के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इसी प्रकार एक अन्य जमा है ना संचय समाधि जमा भी कहते हैं। इस प्रकार जो है कि इस प्रकार जो है कि बैंक जो है कि जमा लेते हैं, वो किसके लिए, कितना के लिए, कितना दिन के लिए, 60 माह के लिए। किसके लिए? 60 माह के। आइए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि ये क्या है ना। अब पढ़ते हैं
अभी आंशिक अल्पकालीन ऋण, ये चीज नहीं है। लोन्स है ना एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस, ठीक है। इस प्रकार की अति अल्पकालीन है ना, ये क्या है, अति अल्पकालीन है। क्या ये, अति, है ना, अति अल्पकालीन, यानी एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक के लिए या केवल मांगने पर वापस करने के लिए किया दिया जाता है ना, दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्थाएं साधारण इस प्रकार का ऋण मांग करती है, मांग करती है, ठीक है। मतलब करने के अर्थ हुआ, ये जो अति अल्पकालीन जो है कि बैंक है, समझे, इस प्रकार की जो बैंक होता है वो कितना दिन के लिए हुआ, एक दिन से लेकर के एक सप्ताह, एक दिन से लेकर एक सप्ताह के लिए होता है। ये केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी की आपको जरूरत पड़ गई 1500 या 2000, 5000, 10,000 की जरूरत पड़ गया ना, तो आप जो है कि उस व्यक्ति को या तो एक दिन के लिए देंगे रुपया या फिर एक सप्ताह के लिए रुपया देंगे। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि ये अति अल्पकालिक जो ऋण जो है कि वो कितने के लिए, एक दिन से लेकर के एक सप्ताह के लिए ही दिया जाता है, और ये केवल मांगने पर वापस करने के लिए भी दिया जाता है। जैसे किसी को आप देना है, समझे, किसी को देना है, आपको जरूरत पड़ गया 1500, 10,000, 5,000, तो आप उसको मौखिक के रूप में पैसा ले लिए कि 5 दिन के बाद आपको फिर लौटा देंगे। खास करके इस तरह का जो कारोबार करने वाले लोग होते हैं, समझे, वो केवल मांगने वाले जो लोग होते हैं वह खासकर क्या होते हैं, मुद्रा बाजार वाले होते हैं। कौन सा होता है, मुद्रा बाजार वाले होते हैं। इस प्रकार वो चाहता है कि मुद्रा बाजार जो हम जो ऋण लगाएंगे लेंगे तो हम फिर 5 दिन के लिए अगर वादा किए तो 5 दिन के बाद उसको वापस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि कार्य होती है, इस प्रकार से क्या होती है, कारोबार होती है ना। उसके बाद है नकद साख, नकद साख, कैश क्रेडिट। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र यानी बॉन्ड्स, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। नकद, इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। ये इसको बोलते हैं नकद शाख। इसको क्या बोलते हैं, नकद शाख, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र देते हैं, वो किसके लिए, व्यापारिक माल के लिए, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के लिए आधार पर दिया जाता है, समझे, ऐसे वैसे नहीं देगा, समझे। आइए आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। जब कभी भी, है ना, कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे विकर्ष की सुविधा कहते हैं। किंतु इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहकों से उचित जमानत भी लेता है। साथ ही इस प्रकार का ऋण पर बैंक सूद भी बहुत अधिक लेता है, यानी वैसा बैंक होता है, अधिक ऐसा बैंक होता है ना, जब किसी को जरूरत पड़ती है व्यवसाय के लिए तो अपने ग्राहकों उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है, उसे अधिक विकर्षण की सुविधा होती है। मतलब कहने का अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो आप चाहेंगे कि 20,000, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, तो निकालने के बाद तो देगी, लेकिन आपसे जो वापस लेगी उससे डबल लेगी। क्या लेगी, डबल लेगी। तो वही चीज इसमें कह रहा है, क्या करे, वो अपने ग्राहकों से उचित जमानत भी दे लेता है। साथ ही इस प्रकार के ऋण पर सूद, यानी बैंक क्या करेगा, सूद क्या लेगा, अधिक लेगा, बहुत अधिक लेगा। क्या इस प्रकार से अगर ऋण लेगा तो किसानों को क्या हो जाएगा, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। विनिमय बिलों को भुनाना, डिस्कार्टिंग ऑफ बिल एक्सचेंज। व्यावसायिक बैंक का विनिमय बिलों को भुनाना यानी भुना कर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋण को कर देता है। मतलब कहने का अगर आपके पास 2 लाख रुपए का ऋण बैंक दी है, समझे, तो उसमें से उसको जितना मन है उसको भुना कर, यानी भुना कर जो है कि आपको 2 लाख रुपए जो दिए तो आपको एक साथ नहीं देगा, वो बारी बारी से दे सकता है, बारी से दे सकता है। ऐसे 1 लाख दिया, फिर बाद में 50,000 दिया, फिर 50,000 बाद में दे। इस प्रकार जो है कि वो अपने
जो है कि ग्राहकों को इस प्रकार जो है कि क्या करते हैं, ऋण देती है। लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, वो कटौती कर देती है। क्या करती है, कटौती कर दी। अगर मान लीजिए 2 लाख का आपको लोन की ज़रूरत है, तो 2 लाख रुपये आपको नहीं देगा, वो आपको 1,60,000 भी दे सकता है, 70,000 भी दे सकता है, यानी वह 30 जो है कि हज़ार आपको काट भी सकता है। इस प्रकार जो है कि ऋण प्रदान करती है। इसका नाम है विनिमय मूल्यों का बुराना। ठीक है। आई हैव ऋण एवं ऋण एवं अग्रिम, है ना, लोन्स एंड एडवांस। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस पर ब्याज की दर भी अधिक होता है। ठीक है। इस प्रकार के जब आप ऋण लीजिएगा यानी लोन लीजिएगा, तो आपको जो है कि एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाएगा और अब उस अवधि तक अगर आप रुपया नहीं जमा कर सकते हैं तो आपसे अधिक से अधिक क्या लेगा, यानी ब्याज जोड़ के आपसे ले लेगा। ठीक है। तो इस प्रकार के जो बैंक है इसी यही कार्य करने के लिए है। आप समय पे अगर पेमेंट देते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, अगर समय से लेट होगा तो आपसे फिर ब्याज की दर क्या हो जाएगा, बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। तो ये मेरा लास्ट जो है कि पॉइंट था। ठीक है। क्या बच्चों मेरा क्लास कैसा लगा आपको? ठीक है। अगर अच्छे लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्त को जो और यारों को, क्योंकि ये मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, 2027 में जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड खास करके यहीं से पूछता है और इसी से जितने भी कंटेंट है इसी से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आसान से। और इस वीडियो को जो है कि ज़रूर शेयर करें और यह आपका बहुत बड़ी जो है कि कर्तव्य रहेगा और आप ही से जो है कि हम लोग निर्भर हैं। ये वीडियो कैसा लगा? आइए आप फिर नेक्स्ट इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आने वाले ऑब्जेक्टिव लेकर आएँगे और सब्जेक्टिव लेके आएँगे। जब तक के लिए बने रहें और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।